नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। राज्यसभा चुनाव एक तरीके से शक्ति परीक्षा करने का बड़ा अवसर होता है। अगर हाल में देखा जाए तो द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। 37 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 26 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। लेकिन 3 राज्यों के 11 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। 16 मार्च को इसके लिए चुनाव होंगे और नतीजे ये बताएंगे कि किस राज्य में किसकी धाक ज़्यादा है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ एकजुटता है और कहाँ बिखराव है। ये 3 राज्य हैं हरियाणा, उड़ीसा और बिहार। हरियाणा में जहां 2 सीटें हैं, वहीं बिहार में 5 सीटें हैं और 4 सीटें उड़ीसा में हैं। कुल मिलाकर 11 सीटों पर 16 तारीख को चुनाव होंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और तीनों ही राज्यों में भाजपा ने ऐसा गेम प्लान बनाया है जिससे विपक्ष का जो सियासी गोटी है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात हम हरियाणा की करते हैं। आप धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि सबसे आखिर में हम बात बिहार की करेंगे। हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा की ओर से आधिकारिक कैंडिडेट संजय भाटिया हैं, जो कि पूर्व में लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर जो कैंडिडेट दिया है उनका नाम करमबीर बौद्ध है, जबकि दिलचस्प गेम करते हुए निर्दलीय विधायक के समर्थन पर बीजेपी के ही एक नेता ने निर्दलीय दावेदारी पेश कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेता सतीश नांदल ने नामांकन दाखिल किया है। वो निर्दलीय चुनाव है, बड़े नेता है और पैसे वाले भी नेता इनको कहा जा सकता है। अब देखिए, हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए 31 सीटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास 48 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी के जो आधिकारिक कैंडिडेट हैं संजय भाटिया, वो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास 17 वोट अभी भी बचे रहेंगे। अब उन 17 वोटों का बीजेपी क्या करेगी? वैसे ही अगर देखा जाए तो करमबीर बौद्ध कांग्रेस के जो है उनको 31 वोट चाहिए होगा और 37 सीटें कांग्रेस के पास है, तो आराम से करमबीर बौद्ध की भी जीत बनती है थी। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही तीसरा उम्मीदवार उतारा उसके बाद से खेल दिलचस्प हो गया है। करमबीर बौद्ध को हराना होगा, इसके लिए सतीश नांदल लगातार अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की ओर से जो हुड्डा परिवार है वो लगातार बैठक कर रहा है और कांग्रेस के विधायक उसमें पहुंच रहे हैं। लेकिन 9 वोट की आवश्यकता है और वो 9 वोट कांग्रेस से टूटकर अगर मिलते हैं सतीश नांदल को, तो कांग्रेस के उम्मीदवार करमबीर बौद्ध का हार हो सकता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो 14 की ज़रूरत है सतीश नांदल को। उनमें से उनके पास 3 इंडिपेंडेंट का जो समर्थन है, इसके अलावा कुछ और समर्थन है। 9 उनको कांग्रेस की ओर से चाहिए। दिलचस्प होगा देखना कि क्या हरियाणा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि याद होगा हरियाणा में हमेशा खेल होता रहा है। अजय माकन जैसे कांग्रेस के दिग्गज हरियाणा में नंबर होते हुए भी हार गए हैं। तो हरियाणा का दिलचस्प गेम होगा। अब आपको उड़ीसा की कहानी बता देते हैं। तो उड़ीसा में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 2 कैंडिडेट दिए हैं, 2 बीजेडी ने कैंडिडेट दिए हैं। हालांकि बीजेडी के एक कैंडिडेट को विपक्ष की ओर से कांग्रेस और वामपंथी दल का जो समर्थन है वो मिला हुआ है। मनमोहन सामाल और सुजीत कुमार बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 30 वोटों की आवश्यकता है। फिलहाल बीजेपी के पास 79 वोट्स हैं। संतृप्त मिश्रा और दत्तेश्वर होता, ये 2 बीजेडी के कैंडिडेट हैं और बीजेडी के पास जो फिलहाल वोट है वो 50 है, लेकिन 2 उसके विधायक निलंबित हैं, इसलिए उसके पास 48 वोट है और 15 कांग्रेस और एक जो वामपंथी है उनको मिलाकर हो रहा है। तो जो
उड़ीसा में विपक्ष के पास जो नंबर्स है उसमें 2 कैंडिडेट आराम से राज्यसभा पहुंच सकते थे, लेकिन बीजेपी ने यहां कभी नवीन पटनायक के बेहद करीबी रहे दिलीप राय को चुनावी मैदान में उतार दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। और ऐसे में दिलीप राय जैसे ही मैदान में आए, एक तरीके से ओडिशा में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के 8 विधायकों को बेंगलुरु ले जाया गया है और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है और यही कारण है कि ओडिशा में अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। देखना होगा कि 16 को जब चुनाव होंगे तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बिहार की कहानी है। 16 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और उनको जीत मिल सकती है। एनडीए के पास फिलहाल 202 सीट्स हैं और देखा जाए तो 4 उम्मीदवार एनडीए की ओर से आसानी से राज्यसभा में पहुंच सकते हैं। एक कैंडिडेट को 41 वोटों की आवश्यकता है। बीजेपी की ओर से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा जदयू ने जो कैंडिडेट बनाया है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैंडिडेट है जो राज्यसभा आ रहे हैं, जिस पर खूब चर्चा हुई है। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर कैंडिडेट हैं। जेडीयू के पास 85 वोट्स है, इसका मतलब आसानी से उसको दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के पास 89 वोट्स है और बीजेपी 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है। बीजेपी ने अपने कोटा से उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। तो बीजेपी वोट्स जो फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट जो होंगे वो नितिन नवीन में होंगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा में होंगे। 5वें कैंडिडेट यहाँ पर शिवेश राम है और आरजेडी ने उधर से अमरिंदरधारी सिंह, पैसे वाले पार्टी हैं, उनको मैदान में उतार दिया है। खूब पैसों का खेल भी खेला जा सकता है। ऐसे में बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट शिवेश राम है, इसलिए बीजेपी अब बिहार में अपनी पूरी ताकत लगाएगी। बीजेपी को अगर ये सीट निकालना है तो उसके लिए 3 वोट चाहिए और बीजेपी कोशिश में है कि किसी भी कीमत पर 3 से ज़्यादा वोट लाकर 5वां सीट बिहार में जीता जाए। इसका एक और कारण है, बीजेपी कहीं से भी ये समीकरण स्थापित नहीं होना देना चाहती कि अगर थोड़ी बहुत भी संभावना बने तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। इसलिए बीजेपी की लगातार कोशिश ये रह सकती है कि आरजेडी उम्मीदवार रामधारी जो हैं उनको, एडी सिंह जो हैं उनको 30 से ज़्यादा वोट ना मिले और इसको लेकर बीजेपी अपनी गणित लगा भी रही है। तो दिलचस्प होगा इन 3 राज्यों में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाए गए हैं। दिलचस्प कहानी आपको 16 तारीख को पता चलेगा, जब पता चलेगा कि किस राज्य में क्रॉस वोटिंग हुई, किस राज्य में कौन से उम्मीदवार जीते, किस राज्य में महागठबंधन को यानी कि इंडिया ब्लॉक को झटका लगा है और किस राज्य में भाजपा ने अपनी रणनीति को सही तरीके से बैठाया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।